ओपन कन्वर्सेशन, जियोपॉलिटिक्स, सिविलाइजेशन मिशन। नमस्ते। एक सामान्य देश, एक सिविलाइजेशनल देश और एक सांस्कृतिक देश के पीछे बुनियादी फर्क क्या होता है? भारत को अगर हम एक संस्कृत रास्ता माने तो हमारा सिविलाइजेशन मिशन क्या है? ये बात सेंटर में आज आ जाती है। आज के जियोपॉलिटिक्स के संबंध में आज चर्चा होगी इस विषय पर। हमारे गाइड में होंगे मिस्टर श्री हिमांशु वैद्य। नमस्ते सर। नमस्ते। शुरू करते हैं अलग अलग तरफ के देशों से और सिविलाइजेशन मिशन के कंसेप्ट से। अगर हम कलेक्टिविटी के इतिहास को देखें तो हम देखते हैं पहले ट्राइब दिखाई देते हैं। पहले एक इंडिविजुअल है, फिर एक कपल है, एक फैमिली है, एक ट्राइब है। कहीं पे हमें एक ट्राइबल ऑटोक्रेट दिखाई देता है। उसके बाद वी टेक अ लुक एट द किंगडम्स एंड देन द किंगडम एसेंशियली इज बेस्ड अपॉन कि शक्ति पे बेस्ड है, किसकी तलवार कहां तक जाती है। और उसके बाद एक हिस्टोरिकल पीरियड आता है जब किंग के ऊपर एक डिवाइन राइट बेस्टो किया जाता है। तो वी कम टू द इरा ऑफ डिवाइन किंगडम्स एंड देन मॉडर्न हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में किंगडम्स के डिमाइस के बाद स्टेट्स खड़े होते हैं। और वो स्टेट्स जो हैं वो डिविनिटी को रिफर नहीं करते हैं, वो एक सेक्युलर स्टेट के हिसाब से खड़े होते हैं। और ये स्टेट जो खड़े होते हैं वो प्योर एक जियोपॉलिटिकल मिलिट्री एंटिटी की तरह खड़े होते हैं। और इनमें से कुछ स्टेट्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, टूटते हैं, नए बनते हैं, एमालगमेशन होता है। और कोई क्राइटेरिया जैसे कि एथनिक क्राइटेरिया है या लैंग्वेज का क्राइटेरिया है या कोई कॉमन एंसेस्ट्री का क्राइटेरिया है या कोई कॉमन रिलीजन का क्राइटेरिया है, किसी क्राइटेरिया के ऊपर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और तब वो स्टेट से आगे बढ़कर एक कंट्री के फॉर्म में ऊपर आते हैं। और ये कंट्री जब लंबे समय तक टिकता है तो उनकी एक जो यूनिक कल्चर बनता है उनका, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सिविलाइजेशन फॉर्म होता है, तो वो कल्चर वो कंट्री से धीरे धीरे एक नेशन की तरफ शिफ्ट होता है। तो नेशंस धीरे धीरे ऊपर आते हैं। लेकिन सब नेशंस एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ नेशंस इन प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे यूरोपियन और अफ्रीकन नेशंस अभी भी इन प्रोसेस हैं। लेकिन कुछ नेशंस होते हैं वो स्पेशल होते हैं, जो नेशंस होने के साथ साथ एक सिविलाइजेशंस भी हैं। और उसमें हम देख सकते हैं इजिप्ट को, इंडिया को, ईरान को, इसराइल को, ये सब, चाइना को, ये सब सिविलाइजेशनल नेशंस हैं। नेशंस तो हैं ही, बट एक लंबे समय तक नेशन रहते रहते एक सिविलाइजेशनल नेशन बन जाता है। और उसके बाद एक परिकल्पना आती है एक कल्चरल नेशन की, जो कल्चरल नेशनलिज्म का कंसेप्ट आता है कि सिविलाइजेशंस अलग हो सकते हैं, किंगडम्स अलग हो सकते हैं, पर कल्चर एक सा होना चाहिए। और वहां पे एक कल्चरल नेशनलिज्म की बात आती है। और इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये रेलेवेंट तब बनता है जब हम सिविलाइजेशनल नेशंस या कल्चरल नेशंस की बात करते हैं, कि उनके कंटेक्स्ट में ये कंसेप्ट रेलेवेंट होता है कि क्या कोई सिविलाइजेशनल मिशन उनका है या नहीं है। बिकॉज दे आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस, दे आर डिस्टिंक्ट कल्चर्स, एंड
देयरफॉर द क्वेश्चन इज कि अगर वो खुद सिविलाइजेशनल नेशंस हैं या वो खुद कल्चरल नेशंस हैं, तो इज इट इनफ फॉर देम टू जस्ट बी देमसेल्व्स, और शुड दे हैव अ सिविलाइजेशनल मिशन? और ये बात डिपेंड करती है उनकी खुद की सिचुएशन के ऊपर, कि उनकी हिस्ट्री में हैव दे बीन लेफ्ट पीसफुल unto themselves, or have they been attacked and are they now nearing extinction? Are they contracted and nearing extinction? And are they in a situation where offense is the only defense? Or do they have the luxury of being neutral to the world? And then comes the question of the world situation, कि वर्ल्ड की सिचुएशन आज जो है उसमें किसी एक सिविलाइजेशनल नेशन का जो कल्चर है, क्या वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है या नहीं? सो इवन इफ अगर आप भी पूरी तरह से सुरक्षित हो, तब भी ये दूसरी बात आ जाती है कि वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड और नॉट? और ये दो प्राइम क्राइटेरिया है सिविलाइजेशनल नेशंस और कल्चरल नेशंस के, कि वन, हिस्टोरिकली डू दे हैव द लग्जरी टू बी इनडिफरेंट और न्यूट्रल और सेल्फ कंटेंट, और सेकंड, डू दे फील दैट दे हैव अ human duty to contribute to the human civilization by virtue of expanding their culture, their powers of influence, including political power, direct or indirect, because that can possibly lead the world to a better place. और ये जो सिविलाइजेशनल नेशंस हैं जैसे इंडिया, चाइना, इजराइल, इनके ऊपर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज तो नेशन बने ही नहीं है। बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं कि जिनकी जो वैल्यू सिस्टम और कल्चर है वो एक प्लैनेटरी स्केल पे उसका स्ट्रेच पॉसिबल नहीं है या बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे कुछ रेयर ही कंट्रीज हैं, रेयर ही नेशंस है, सॉरी, जो सिविलाइजेशनल नेशंस हैं, जिनके पास ऐसा कुछ है कल्चर में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऑफर किया जा सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और जिनकी हिस्ट्री खुद भी उनको कहती है कि इफ यू डोंट एक्सपांड योर कॉन्ट्रैक्ट and after centuries of contraction you have come to a state where if you don't expand you will go extinct. तो इस तरह की सिचुएशंस आती है इंडिया के ऊपर, इजराइल के ऊपर, स्लाइटली डिफरेंट कंटेक्स्ट में ईरान के ऊपर और चाइना के ऊपर। तो इसलिए आज की जो परिस्थिति है जियोपॉलिटिकल, उसमें ऐसे कंट्रीज के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू टेक अ डिसीजन टू बी और नॉट टू बी, कि सिविलाइजेशनल मिशन उठाना है या नहीं उठाना है, और वो लेकर अपने आप को अलाइन करना है और दुनिया में बाहर जाना है या नहीं जाना है। और इंडिया के लिए तो ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है एट दिस जंक्चर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड एट दिस क्रिटिकल जंक्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सिविलाइजेशन मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि if you look at India or if you look at many countries, जब सिविलाइजेशनल मिशन नहीं होता है तो कंट्री के अंदर कोई अलाइनमेंट नहीं होती। कंट्री के अलग अलग हिस्से अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं। फिजिक्स में हम पढ़ते थे जब स्टूडेंट्स थे कि स्केलर मूवमेंट और वेक्टर मूवमेंट, कि स्केलर मूवमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, आप हेफेजर्डली मूव करते हो, कभी नॉर्थ कभी साउथ कभी ईस्ट कभी वेस्ट, एंड मच ऑफ इट इज अ सेल्फ कैंसिलिंग वेसिलिएशन, विल डुरांट की भाषा में कहो तो। लेकिन अगर आप अलाइन होते हो तो आप बिल्कुल क्लियरली अपने आप को अलाइन करते हो। अभी आप इंडिया की सिचुएशन देखिए, मिलिट्री कहती है 1962 से पहले कि चाइना पे भरोसा मत करो, अपने आप को तैयार करो एक, और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, वी वांट टू गो फॉरवर्ड ऑन अ ग्लोबल पीस मिशन
नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड पंचशील। तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। मिलिट्री सिचुएशन ग्राउंड पे कुछ और है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है। और फिर 62 में जो हुआ वी ऑल नो। और यही चीज आज भी है कि बिकॉज हमने सिविलाइजेशनल मिशन नहीं लिया तो हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी, कल्चरल स्ट्रेटेजी, एजुकेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं है। ये सब डिसजॉइंटेड अपने ही डायरेक्शंस में जा रहे हैं। Okay. और ऑफन ये लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं कई बार कि बिकॉज ऑन वन हैंड द मिलिट्री टेल्स यू दैट वी आर फाइटिंग द ग्लोबल जिहाद, और पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है नहीं, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ ग्लोबल जिहाद बिकॉज दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ अ काउंटर हिंदू रेनेसा इनसाइड ऑफ इंडिया, एंड वी डोंट वांट इट। वी वांट to go on the rational left of center secular path. So एक रियलिटी को अनदेखा करके एक अलग ही पॉलिसी ऊपर आ जाती है। एजुकेशनल पॉलिसी में आप देख लो कि हमारी जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी जो सिविलाइजेशन है उसका कुछ ही पार्ट बताया जाता है, और वो भी एक नेगेटिव लाइट में बताया जाता है, और जो बताया जाता है वो पूरा हमारी डिफीट्स के बारे में बताया जाता है। तो अगर आपने 1947 में सिविलाइजेशनल मिशन को अपना लिया होता और कह दिया होता कि वी आर अ हिंदू सिविलाइजेशन और हमको अपने आप को पहले बचाना है और फिर एक्सपांड करना है आफ्टर सेंचुरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें से जो एजुकेशन कोर्स निकलता वो अलग होता, जो मिलिट्री पॉलिसी निकलती वो अलग होती, जो फॉरेन पॉलिसी निकलती वो अलग होती। एक सारा का सारा अलाइंड स्ट्रक्चर खड़ा होता। आज जो एक डिसजॉइंटेड स्ट्रक्चर है उसकी जगह पे एक अलाइंड स्ट्रक्चर खड़ा होता, एक सिनर्जी होती। तो आज जो हम जेएनयू में देख रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो सब नहीं होता क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम वैसा नहीं होता। जो हम देख रहे हैं वो एजुकेशनल सिस्टम का ही आउटकम है। तो क्योंकि ये अलाइंड नहीं है इसलिए वी सी सो मेनी प्रॉब्लम्स। और वो इकोनॉमिक्स में भी जाता है कि बिकॉज वी ब्लाइंडली अडॉप्टेड द वेस्टर्न मॉडल, many of the troubles in the area of economic growth and unemployment are because of that. कि एजुकेशनल सिस्टम कुछ और ही चीज के लिए गियर्ड अप है और इंडस्ट्री को कोई और ही चीज चाहिए। तो ये जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट कहीं पे नहीं है, और उससे हर इंडिविजुअल की लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, राइट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू अर्निंग मनी। वहां से लेके जो मैक्रो प्रॉब्लम्स है ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड द मिलिट्री स्ट्रक्चर, मिलिट्री स्ट्रक्चर एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो पूरा अलाइनमेंट ही मिसिंग हो जाता है। तो जब तक आप एक नेशन को एक गोल नहीं देते और सब मिनिस्ट्रीज के गोल उस गोल से बड़े गोल से अलाइन नहीं होते, you cannot have an alignment of policy. You will always have amorphous, disjointed movement and a waste of resources and energy. So ये जो एक कंसेप्ट है, इसकी वजह से एक इंडिया जैसे सिविलाइजेशनल कंट्री के लिए एक सिविलाइजेशनल मिशन को उठाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, even from a practical point of view, from the point of view of efficiency and secular outcomes. राइट राइट। तो मैं सोच रहा था कि सिविलाइजेशन मिशन बनाने में मुश्किल क्या है? मुश्किल जो है वो फंडामेंटल और कंसेप्चुअल है। बिकॉज अगर हम कहें कि सिविलाइजेशनल मिशन एक्स है तो उससे पहले हमको कुछ चीजों के बारे में बहुत फंडामेंटल थिंकिंग करनी पड़ेगी, और वो फंडामेंटल थिंकिंग करने को कुछ लोगों की विलिंगनेस नहीं है और कुछ लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है। और ये फंडामेंटल थिंकिंग क्या है? ये फंडामेंटल थिंकिंग है कि व्हाट आर वी, व्हाट इज अवर मेकअप एज अ सिविलाइजेशन, एज अ कल्चर, एज अ कंट्री। सो पहला ये ऑन्टोलॉजिकल एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर वी। तो उसके दो एस्पेक्ट है, एक तो हमारा एक हिस्टोरिकल कल्चरल एस्पेक्ट का आंसर है, और उससे भी फंडामेंटल जो ऑन्टोलॉजिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज एन इंडिविजुअल, व्हाट इज हिज गोल।
जो एक स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इंडिविजुअल, व्हाट इज हिज गोल। और दूसरा क्वेश्चन है what is the nature of the historical process on this planet, what is the goal of human history, if at all there is any goal, कि पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है और क्यों जा रही है, कहीं जा भी रही है कि नहीं जा रही है, और अगर जा रही है तो क्यों जा रही है। तो ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जो है इंडिविजुअल के लेवल पे और कलेक्टिविटी के लेवल पे, जब तक आप इनको आंसर नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी सिविलाइजेशनल मिशन आप दोगे वो इन दोनों को तो एड्रेस करना ही पड़ेगा उस चीज को कि what is a human life supposed to be, what is the goal of human life, and what is the goal of human history, and how a civilizational mission that we accept as a civilizational mission is the right goal post in congruence with both these fundamental beliefs. तो पहला ये एक philosophical question आ जाता है, और यहाँ पे there are very few people who are clear enough, knowledgeable enough, and most importantly confident enough. कॉन्फिडेंस का क्राइसिस नॉलेज के क्राइसिस से भी बड़ा है। So we are not confident about our own spiritual foundation, which gives us some knowledge about what is an individual, what is the goal of life, what is human history, what is the goal of human history. So पहला है वो philosophical question है, मुश्किल पहली philosophical है कि we have to be clear at the philosophical fundamental. दूसरा है जो बहुत मुश्किल चीज है, वो है टू सी द प्रेजेंट विद द आईज ऑफ हिस्ट्री। ये हेगल का सेंटेंस है, जर्मन फिलोसोफर हेगल का सेंटेंस है, टू सी द प्रेजेंट विद द आईज ऑफ हिस्ट्री। कि प्रेजेंट को हम एक डिसजॉइंटेड टेम्पररी फेज न देखें, लेकिन एक पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस में एक कंटिन्यूटी है, उसका एक पार्ट देखें। तो आज का जो हिस्टोरिकल पीरियड है उससे पहले कुछ था जिसमें से ये इवॉल्व हुआ, और आज जो है उसमें से फ्यूचर इवॉल्व होने वाला है। सो देयर इज सम कंटिन्यूटी, इट इज नॉट, दीज आर नॉट डिस्क्रीट पैकेट्स कि 1901 से लेके 2000 तक एक पैकेट चला और फिर 2000 से 2002 तक कुछ भी नहीं था, एक वैक्यूम था, और एक नया पैकेट आ गया 2002 से 2022 तक। ये इस तरह का मॉड्यूलर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है। और इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द प्रेजेंट नॉट ओनली एज इट इज बट विद द आईज ऑफ हिस्ट्री, कि हाउ डज इट फिट इन एंड मेक सेंस इन द लार्जर हिस्टोरिकल मूवमेंट। वो बहुत कम लोगों के पास वो कैपेबिलिटी रह गई है। तो दूसरी मुश्किल है कि प्रेजेंट को आप हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कैसे देखते हो विद द आईज ऑफ हिस्ट्री। तीसरी जो मुश्किल है वो है टू नो द स्पिरिट ऑफ द एज। कि अगर आपने अपने पहला क्वेश्चन व्हाट इज एन इंडिविजुअल, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज द गोल, एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट व्हाट शुड बी आवर सिविलाइजेशनल मिशन, ये फिक्स कर लिया, तो इंप्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो स्पिरिट ऑफ द एज आता है कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द एज। देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, सो दैट डिक्टेट्स पार्टली द स्पिरिट ऑफ द एज, एंड द क्वेश्चन देयर is the spirit of the age that the present epoch is an epoch of change, or are we passing through what is called a pause in history, कि 5-10 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, और are we in the epoch of transition, कि एक 20-25 साल का ट्रांजिशनल पीरियड होगा, उसके बाद एक नया हिस्टोरिकल टाइम शुरू होगा। तो ये जो है, ये स्पिरिट ऑफ द एज को रीड करना, ये तीसरी मुश्किल है, और दीज आर डीपली इंटेलेक्चुअल इश्यूज। चौथी जो मुश्किल है वो है कि वंस यू डू दिस टू कॉन्क्रीटली वर्बलाइज एंड आर्टिकुलेट अ सिविलाइजेशनल मिशन, और फिर सिविलाइजेशनल मिशन को आप एक आइडियोलॉजी को एक विजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज जो आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं वो तो फिलोसॉफिकल है, तो उनको एक विजन में कैसे कन्वर्ट करते हो, और फिर विजन को आप पॉलिसीज में कैसे कन्वर्ट करते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंप्लीमेंटेड, कि एक
कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसमें से आपने एक सिविलाइजेशनल मिशन निकाला है, उसमें से आपने एक विजन निकाला है फॉर द लॉन्ग टर्म, उसमें से आपने पॉलिसी निकाली है और उस पॉलिसी के ग्राउंड पे आउटकम्स आए हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे किसी को प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग, तो वो भी तो प्रॉफिटेबल चाहिए। सो ये जो पूरा एक कॉग्निटिव प्रोसेस है पॉलिसी मेकिंग का इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो लास्ट पॉइंट है कि हाउ डू यू देन मूव फ्रॉम द सिविलाइजेशनल मिशन टू द विजन टू पॉलिसीज एंड टू outcomes which are profitable enough for masses to really respect the civilizational mission. So ये जो पूरा जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये क्रिएट करना, इसमें हमारा एक इंटेलेक्चुअल फेलियर है और ये डीपली स्पीकिंग एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल फेलियर है। इट्स अ स्पिरिचुअल फेलियर, अ फिलोसॉफिकल फेलियर एंड अ कल्चरल फेलियर, और पॉलिटिकल फेलियर तो डेफिनेटली है। तो ये इन मुश्किलों की वजह से जो होना चाहिए था सिविलाइजेशनल मिशन वो ना हो पाया, ना इम्प्लीमेंट हो पाया। और इसका एक रीजन और भी है, और वो रीजन है कि व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में, तो एवरीवन वाज not confident, almost diffident, in some cases even ashamed of what we were as a country and as a civilization. Because at that point they were looking only at a society which is continuously defeated, humiliated, enslaved, and they are looking at a society which has got completely superstitious without any footing in science, where spirituality has degenerated into a kind of superstition and orthodoxy. And they look at the Western society, which are making progress leaps and bounds in science, and which are developing, and democracy is coming, and kingdoms are moving away. So, उन्होंने जो देखा वो क्या देखा कि जो जिसको मॉडर्निटी कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो एक 19th और 20th सेंचुरी में जिसका फुल फ्लावरिंग हुआ, they were so enamored by it, so seduced by it, so overwhelmed by it, कि एक तरफ वो हमको देखते थे, हमारे पुराने हिस्ट्री को देखते थे, तो उनको अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती थी सदियों तक, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें थी हजारों साल पहले, लेकिन वहां वो लोग जाते नहीं थे। वो लोग पिछले 500 साल, 1000 साल में देखते थे, अच्छी चीज दिखाई नहीं देती थी, और वेस्ट में सब अच्छा दिखाई देता था। तो जो 47 में जो एक फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे और 47 में और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त जो एक जो मॉडर्निटी का जो स्वे था लोगों के माइंड्स पे, उसने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया और ऐसे पॉलिसीज बनवाई हर एरिया में, और उनके आउटकम्स ऐसे आए कि अब उन आउटकम्स के सामने जाके कंप्लीटली ये कहना कि मॉडर्निटी की बहुत सीवियर लिमिटेशंस है, and modernity has not delivered what it promised to the human civilization, and we are moving now towards the closure of modernity, and the limitations of modernity are very deep and very costly. तो ये भी एक रीजन था कि एक सेक्युलर मॉडर्न विजन जो कि आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक था, वो एक डीपली एंट्रेंच हो गया और फिर उसको हिलाना मुश्किल हो गया। So this was also one of the factors why we have not been able to develop a civilizational mission and put it into practice. Right. So can we take a specific example? We can take, let us say, 3 examples which are different. 3 कंट्रीज को ले लीजिए जिनके कंटेक्स्ट में हम ये सिविलाइजेशनल मिशन की बात कर सकते हैं, और हम एनालाइज कर सकते हैं तीनों ने कितना
अलग तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया है। इनफैक्ट 4 ले सकते हैं तो, हम्म, इनफैक्ट वैसे तो 5 ले सकते हैं। ओके। लेट मी टेक वॉट एवर वी कैन। पाकिस्तान को ले लीजिए आप। पाकिस्तान इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री which has taken on a civilizational mission. The mission is to establish Islam in Pakistan, then in India, and then all over the world. It's very clear. And their educational system, their army, their foreign policy, everything is geared towards the same system. उनकी जुडिशरी, उनके लॉ, सभी एक ही गोल के पीछे है। They have one single goal, which is of spreading of Islam. Now what has happened is कि because of blind over investment in the goal far beyond their capacity and a radical interpretation of Islam, they are reaping the negative outcomes of having a civilizational mission. So this is also one fact. अगर civilizational mission आप गलत define करते हो या judiciously उसको manage नहीं करते उसके pursuit को, so you get into trouble. So Pakistan का एक वो है कि where the country adopted a civilizational mission, they are very clear about it. There is no confusion, and there is alignment also. सारे parts of Pakistan are aligned to a common goal. So this is one. You can take another example of Israel, which is also a civilizational nation, but it has taken on a defensive civilizational mission. कि वो अपने आप को डिफेंड करेंगे लेकिन एक्सपांड नहीं करेंगे। मैं टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल्चरली। So you don't see Jewish missionaries like you see Christian missionaries or Islamic missionaries or even communist missionaries. I call them missionaries anyway. So वो आपको एक अलग सिविलाइजेशनल नेशन मिलेगा जिसने सिविलाइजेशनल मिशन एक डिफेंसिव फॉर्म में ले लिया है। देन यू लुक एट चाइना, जो सिविलाइजेशनल मिशन लेके जा सकता था दुनिया में, पर उसने अपने ही सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की सोच ली बिकॉज ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। देन यू लुक एट ईरान, which took up the civilizational mission, which for them was to expand the Shia empire. Or what happened there was they could not manage the global geopolitics. Khomeini started becoming enemy with everybody. Or internally, they could not manage the educational, cultural, economic part, and it became by and large an oil dependent, knowledge deficient society. So they could not manage democracy inside, they could not manage economy, education, culture inside. So it became a very punitive, it's kind of a KGB kind of a state, but with an Islamic flavor. It's like instead of the communist leaders, you have the mullahs, but down below, it's the same thing. So you see the fourth example, then you see India, which is struggling now to find a civilizational mission, जो 75 साल तक तो करना ही नहीं चाहते थे, पर अब एक एटमॉस्फेयर बन रहा है कि there is a growing club of intellectuals which feels, including me, कि एक civilizational mission की जरूरत है. So we see 5 different examples of civilizational nations dealing with this concept of civilizational mission in very different ways. और हमको जरूरत है कि हम प्लूरलिज्म के बेस पे, हिंदू स्पिरिचुअलिटी के बेस पे एक सिविलाइजेशनल मिशन डेवलप करें और उसको एक ग्लोबल लेवल पे एक्सपांड करें. So we can take these 5 examples of different countries
responding differently on this concept. Okay. So I'm just wondering if India was clear about its civilization mission, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर 47 में हम क्लियर हो जाते या फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे क्लियर हो जाते तो सब कुछ अलग होता। हम्म। पहला तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग होता। ये ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो मॉडर्निटी का आउटकम है, हम्म। जो एक कहते हैं कि कंटेक्स्ट एग्नोस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम्म। हमारे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को फैक्टर इन नहीं करता है, हमारी स्पिरिचुअल और कल्चरल कंटेक्स्ट को फैक्टर इन नहीं करता है, और जो यूरोपियन मॉडर्न आइडियल्स हैं उनको इंपोर्ट करके हमारे ऊपर लगा दिए हैं। हमको पूछा ही नहीं है पॉइंट बाय पॉइंट कभी कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो रेफरेंडम तो हुआ ही नहीं है हर एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। राइट राइट। सो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग होता। दूसरा, एजुकेशनल पॉलिसी बिल्कुल अलग होती। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशन हमने ले लिया होता, सॉरी, सिविलाइजेशनल मिशन हमने ले लिया होता, right? तो एजुकेशन का कंटेंट, एजुकेशन का तरीका बिल्कुल अलग होता। ये जो सिस्टम है जो कहीं की नहीं है, राइट, एंड नोबडी नोज वेयर द शिप इज गोइंग, इस तरह की जो सिस्टम आज है वो नहीं होती। एक कल्चर में क्लियर होते हैं हम लोग। आज जो कंफ्यूजन है कि हमको ऑर्थोडॉक्स रूट पे जाना है, हमको वेस्टर्न रूट पे जाना है, हमको वोक रूट पे जाना है, हमको स्पिरिचुअल रूट पे जाना है, ये कंफ्यूजन नहीं होता, ये वर्कआउट हो चुका होता उसी वक्त। ओके। और एक सोसाइटी में बिल्कुल क्लियर होता है कि 5 ऑप्शन है, हर एक के कॉस्ट और बेनिफिट क्या है, हर एक के डूज एंड डोंट्स का क्या है, और हमने कैसे उनको इंटीग्रेट किया है। ये उसी वक्त जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होना चाहिए था कल्चर, रिलीजियस, स्पिरिचुअल डोमेन में, उसी वक्त हो चुका। उसके बाद ये होता कि मिलिट्री पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होती। कि आज मिलिट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ओवरआर्चिंग कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। कि आपने सीडीएस भी बना दिया तो सीडीएस बना दिया, आप थिएटर कमांड्स बना रहे हो, पर सब कुछ करने के बाद भी मिलिट्री का गोल क्या है? एक तो ये है कि चलो हमें बॉर्डर्स को डिफेंड करना कि कोई अंदर ना आ जाए। दूसरा ये है कि हमारे फ्रीडम को डिफेंड करना। तीसरा है हमारी प्रॉपर्टी को डिफेंड करना। इसके आगे क्या है? तो जो एक मिनिमम गोल्स होते हैं आर्मी के, वो तो ठीक है, दे तो मिनिमम गोल्स हैं। इससे आगे क्या आर्मी का कोई कल्चरल और स्पिरिचुअल गोल है या नहीं है? सो आर यू गोइंग टू बी कंटेंट विद अ सेक्युलर आर्मी, और डू यू वांट army with a mission which will demand a spiritual goal or a cultural goal or an ideological? right. So वो जो है कि we are not able to give a clear doctrine to the army, उसकी बहुत सारे रीजंस है। एक रीजन ये भी है कि we don't know what is the national goal, because the army goal ultimately will flow from the national goal, and we don't know what is the national goal. So क्या है, एक perpetual maintenance वाली सिचुएशन आ जाती है। All the time you are just trying to stay afloat in the ocean. You have no long-term direction to go because there is no national goal, and national goal can come only from the civilizational mission and deep thinking that is behind it. So वो एक जो अलाइनमेंट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वो कोई भी डायरेक्शन, कोई भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी में नहीं आ पाती है। और हमारी ईरान पॉलिसी को ही ले लो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अभी ईरान जो है वो एक क्रिटिकल मोड पे है। हर 30 साल बाद वहां पे लगभग एक रिवॉल्यूशन होता है, अभी वो उसके मोड पे है। अब जैसे हम जा रहे हैं विदाउट सिविलाइजेशन मिशन, हम लोग क्या करेंगे? वी विल से कि हमारे पुराने सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं, एंड वी विल कीप ट्रेडिंग एग्रीकल्चर फॉर ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर ऑयल, वट एवर वी डू। तो आज ट्रेड करते रहेंगे, कल अगर कोई रिवॉल्यूशन हो जाता है एंड मुल्लाज आर ओवरथ्रोन, we'll again say the same things, again keep doing the same thing, but we'll never be a
player in larger recreation of the geopolitical canvas. क्योंकि कोई सिविलाइजेशनल मिशन नहीं, अगर सिविलाइजेशनल मिशन होता तो हम ईरान को उसके प्री इस्लामिक पास्ट की तरफ ले जाने के लिए कुछ कर रहे होते, जो कि ईरानियन इंटेलेक्चुअल्स अब्रॉड रियली चाहते हैं। हम उनके साथ कुछ कोलाबरेटिव काम कर रहे होते। ईरान के यहाँ जो यजीदीज हैं उस एरिया में, जो रियली स्पीकिंग हिंदूज हैं, उनके साथ मिलके कुछ कर रहे होते, और ईरान का जो रिवॉल्यूशन है उसको हम इनक्यूबेट कर रहे होते। राइट राइट। पर इसमें बिकॉज वी डोंट हैव अ सिविलाइजेशनल मिशन, we don't want to take the risk, we don't want to pay the cost, and if you don't do this, you cannot really be a player in creating a geopolitical canvas. You will only be adjusting to the geopolitical canvas. Okay. Right. We have 1 minute to go. I'll send a new link.